हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम अगले टॉपिक विश्व की गर्म महासागरीय धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पहला पार्ट होगा धाराओं से संबंधित, जलधाराओं से संबंधित। इसका दूसरा पार्ट आपको लेकर हम आएंगे जिसमें ठंडी जलधाराओं की बात की जाएगी। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम गर्म महासागरीय जलधाराओं की बात करेंगे। प्लीज़ मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिए। हमें आशा है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों, आपको ले चलते हैं नॉर्थ अमेरिका के आसपास बहने वाली प्रमुख जलधाराओं के बारे में आपसे चर्चा करने चलते हैं। ये अलास्का की धारा आप देख रहे हैं, सबसे उत्तर साइड में अलास्का की जलधारा। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। मैं आज जितना बात करूंगा सभी गर्म जलधाराएं हैं। आप नाम याद रख रहिएगा, क्योंकि नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। उसमें 3 आपको दे देगा, गर्म जलधारा और एक ठंडी, तो पहचानना होगा आपको। तो प्लीज़ आप याद करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। अलास्का एक कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। यह उत्तरी अमेरिका के अलास्का के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। अब आइए देख रहे हैं उत्तरी प्रशांत धारा। ये अलास्का के दक्षिण साइड में बहती है। अलास्का के दक्षिण साइड में बहती है और ये कैलिफोर्निया के आगे बढ़ के कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा में परिवर्तित हो जाती है। तो अगले ठंडी जलधारा में इसका हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और उसके कई शाखाओं में बढ़ जाने वाली धारा उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा की हम बात करेंगे। उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा यह अटलांटिक महासागर की कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, जो विषुवत रेखा के उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनों के कारण यह उष्ण जलधारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है। पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है। इसे उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा कहते हैं। यह जलधारा कैरेबियन सागर में कैरेबियन द्वीप समूहों के, आप देख रहे हैं ये आगे बढ़ते हुए कैरेबियन सागर में गई है। तो ये कैरेबियन द्वीप समूहों से टकराकर कई भागों में बट जाती है और मुड़ जाती है। आप देख रहे हैं एक शाखा मैक्सिको की खाड़ी में तथा दूसरी शाखा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे बहती हुई गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। वास्तव में देखा जाए तो उत्तरी विषुवतरेखी धारा जो है, इसी का परिवर्तित रूप एंटीलीज धारा आप देख रहे हैं। उत्तरी विषुवतरेखी के ऊपर एंटीलीज धारा इसी का भाग है। ये भी गर्म जलधारा है। ये आगे बढ़ते हुए जब ये मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसी का नाम चेंज होके फ्लोरिडा जलधारा रख दिया जाता है। एक ही जलधारा का विशेष स्थान पे नाम में परिवर्तन होता है। तो आप देख रहे हैं फ्लोरिडा जलधारा मैक्सिको की खाड़ी में बहने वाली जलधारा है, जो फ्लोरिडा राज्य के, आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोरिडा राज्य है अमेरिका का। तो इसी तट के सहारे बहती है, इसीलिए इसका नाम फ्लोरिडा नाम रखा गया है। आप देख रहे हैं जैसे आगे बढ़ती है तो इसका नाम गल्फ स्ट्रीम पड़ जाता है, गल्फ स्ट्रीम। फिर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे न्यूफाउंडलैंड के पास द्वीप हैं और उत्तर से आने वाली लैब्राडोर जलधारा से टकराने के बाद ये कई धाराओं में बट जाती है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है जैसे ही आगे बढ़ती है, यहाँ से एक शाखा इसका मुड़ के पूर्व की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर रेनेल धारा में परिवर्तित हो जाती है। आगे जाते हुए ये नॉर्वे की
धारा में भी चेंज हो जाती है। जानते हैं नॉर्वे की धारा के ही कारण नॉर्वे के बंदरगाह खुले रहते हैं और ये नॉर्वे के पास मछली का सबसे बड़ा कह सकते हैं उत्पादक क्षेत्र भी बन गया है, जहाँ पर डागर बैंक विकसित हुआ है। डागर बैंक, आप बैंक पैसा निकालने वाला बैंक मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ बैंक से संबंधित एक मछली पकड़ने वाला क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ पे मछलियों की भरमार होती है और वहाँ पे मछलियाँ बहुतायत में पकड़ी जाती हैं। तो डागर बैंक नॉर्वे के तट के पास है, जहाँ से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो नॉर्वे की धारा के कारण ही यहाँ पे ये क्षेत्र विकसित हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा। तो गल्फ स्ट्रीम धारा मैंने बताया उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा ये एंटिलीज की जलधारा में परिवर्तित होती है। एंटिलीज की जलधारा में परिवर्तित होती है, आप देख रहे हैं एंटिलीज की जलधारा में परिवर्तित होती है। एंटिलीज की जलधारा जैसे आगे बढ़ती है वैसे क्यूबा, हैती, कैरिबियन द्वीप समूह से टकरा के कई भागों में बढ़ जाती है। जो मुख्य भाग है वो मैक्सिको की खाड़ी में चला जाता है, जिसको फ्लोरिडा जलधारा कहते हैं। और यही फिर से घूमते हुए फ्लोरिडा राज्य से आगे बढ़ती है और ये गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। और गल्फ स्ट्रीम से आगे जब ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ये लैब्राडोर से टकराती है, आपस में मिलती हैं और यहाँ पे कोहरा छा जाता है और यहीं से कई जलधाराओं मतलब आगे जाके कई भागों में ये बढ़ जाती है। जैसे रेनल जलधारा आप देख रहे हैं आगे बढ़ती हुई ये यूरोप के तट के पास बहती है, फ्रांस और स्वीडन, इंग्लैंड के पास चली जाती है ये बढ़ते हुए। एक जलधारा जो है नॉर्वे के धारा के नाम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ये भी एक गर्म जलधारा है। दोस्तों तो ये रहे गल्फ स्ट्रीम जलधारा का, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा का पूरा कह सकते हैं इसका जो है भाग, कई धाराओं में ये बढ़ती है। अगर एक ही वीडियो हम बनाते तो आपको शायद समझ में नहीं आता, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जलधारा का भी और भाग हैं जो हम चर्चा करेंगे आपसे अगले वीडियो में। ठंडी जलधारा की जब वीडियो लेके आएंगे तब आपसे बात होगा इस पे। आइए अब चलते हैं दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा जो है ये आगे बढ़ते हुए ब्राज़ील के तट से टकराती है और ब्राज़ील के तट के सहारे बहती हुई, जो ब्राज़ील के तट के सहारे जब बहती है तो इसका नाम ब्राज़ील की जलधारा पड़ जाता है। तो दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा का ही नाम ब्राज़ील की धारा है। एक है प्रति विषुवतरेखीय जलधारा, शायद आपको अच्छे से समझ में ना आए, मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। प्रति विषुवतरेखीय जलधारा, इसको प्रति क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर तो बहती है। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। पूर्व से पश्चिम की ओर तो बहती है और ये पुनः मुड़ के तट से टकरा के मुड़ जाती है, फिर ये विषुवत रेखा के सहारे बहती है, इसीलिए इसका नाम प्रति विषुवतरेखीय जलधारा पड़ गया। यह इसको प्रति विषुवतरेखीय जलधारा कहते हैं। प्रति मतलब पुनः ये वापस टकरा के तट से फिर पुनः अपने रास्ते पे बहने लगती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, फिर इसका जो दिशा हो जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाता है। यही जलधारा आगे गिनी की खाड़ी में प्रवेश करती है और गिनी की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। किस जलधारा के नाम से? गिनी की गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। ये अटलांटिक महासागर की कुछ महत्वपूर्ण जलधाराएं थी। आइए दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलते हैं। यहाँ पे दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा प्रवाहित होती है विषुवत रेखा के सहारे और आगे बढ़ते हुए ये उत्तर की ओर मुड़ती है
आप जानते हैं विषुवत रेखा के सहारे वो नहीं बह सकती, क्योंकि विषुवत रेखा पे एक समान जल का तापमान रहता है। जलधाराएं भी वायुदाब प्रवणता को ही अपनाती हैं। गर्म जलधाराएं ठंडी जलधाराओं की तरफ बहती हैं, आप जानते हैं। तो ये भी इधर साउथ की तरफ मुड़ती है और आगे चली जाती है अटलांटिक, सॉरी दोस्तों, अंटार्कटिका के पास। मैं ठंडी जलधाराओं के बारे में जब बात करूंगा तब इस पर चर्चा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं एल नीनो जो जलधारा है, ये उत्तरी विषुवत रेखा, जो उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा है उसी का ये भाग है। दक्षिणी विषुवत रेखी का नहीं, उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा का ये भाग है। एल नीनो बहुत ही महत्वपूर्ण जलधारा है, क्योंकि एल नीनो के आगमन से आप जानते हैं भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है और पेरू बोलिविया के तट पे भारी वर्षा होती है। पेरू और बोलिविया के तट पे, चिली के तट पे भारी वर्षा होती है। ऐसा क्यों, आप सोच रहे होंगे इससे भारत का क्या लेना देना। तो आप जानते हैं एल नीनो एक गर्म जलधारा है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है और ये भारतीय हिंद महासागर में पहुंचकर मानसून को कमज़ोर कर देता है। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, जब मानसून टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा तो अच्छे से एल नीनो को समझाऊंगा। बस आप इतना याद रखे रहिए कि एल नीनो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलधारा, गर्म जलधारा है, जिसके आगमन से पेरू के तट पे भारी वर्षा होती है। लेकिन इसके आने से यहाँ पे मछलियों की संख्या कम हो जाती है। आप जानते हैं पेरू विश्व का मछली पकड़ने वाला सबसे बड़े देशों में गिना जाता है। सबसे बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन बड़े देशों में पेरू शामिल है। तो इसके आगमन से या तो मछलियाँ पलायन कर जाती हैं, या तो यहाँ से पलायन कर जाएंगी दूसरे क्षेत्रों में, या तो मर जाती हैं। तो एल नीनो का प्रभाव सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। पेरूवासी एल नीनो जब आता है तो पेरूवासी जो है उनका मुख्य व्यवसाय जो है मछली पकड़ना है, और मछलियों की कमी की वजह से वो बेरोजगार हो जाते हैं। इस पे चर्चा हम अच्छे से करेंगे। तो चलिए एल नीनो का हम बाद में आपसे बात करेंगे। आइए चलते हैं हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की ओर। हिंद महासागर में आप देख रहे हैं ये मोजाम्बिक जलधारा है। यही जब आगे बढ़ती है, ये भी दक्षिणी विषुवत रेखी का जलधारा का ये भाग है। दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा आगे जब बढ़ती है, जैसे ही मेडागास्कर के उत्तर में बहती है, मोजाम्बिक तट के सहारे, मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक अफ्रीकी देश है, तो मोजाम्बिक तट के सहारे जैसे ही ये बहती है तो इसका नाम मोजाम्बिक जलधारा पड़ जाता है। और आगे जैसे ही बढ़ती है और ये दक्षिणी अफ्रीका के तट के सहारे बहती है तो इसका अलुगहास जलधारा के नाम से इसको जानते हैं। और यही जलधारा द्वीपों से टकरा के एक मेडागास्कर के अंदर से होकर बहती है, एक बाहर से। तो जो बाहर से होकर बहती है आप देख रहे हैं उसको मेडागास्कर की जलधारा बोलते हैं, और जो अंदर से होकर बहती है और साउथ अफ्रीका के तट के सहारे बहने लगती है तो इसका नाम अलुगहास की धारा पड़ जाता है। तो दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा के ही भाग हैं मोजाम्बिक, मेडागास्कर की जलधारा, अलुगहास की जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा के ये तीनों भाग हैं और ये चारों गर्म जलधारा हैं, इतना आप याद रखिएगा। इसके दक्षिण में दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा प्रवाहित न होकर ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों? मानसून से इतना ध्यान रखिए कि एक गर्म जलधारा है जो आर्द्रता से परिपूर्ण होती है। जैसे भारत में प्रवेश करती है ग्रीष्मकालीन मानसून की धारा, वैसे ही पर्वतों से टकरा के पश्चिमी घाट से और ये पूर्वी घाट से टकराने के बाद भारत में खूब वर्षा
कराती है। जैसे कि मानसून का आगमन जब होता है, आप जानते हैं मानसून संबंधी चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसके अच्छे से हम चर्चा करेंगे। तो बस इतना याद रखिए, ये कि एक गर्म जलधारा है। अब बात करते हैं आपसे क्युरासियो जलधारा की। क्युरासियो जलधारा ये जापान के पूर्वी तट के सहारे बहती है। जापान के पूर्वी तट के सहारे बहती है और उत्तर से आने वाली इधर से क्युराइल जलधारा आती है, जिसके मिलन से कह सकते हैं, जब ये आपस में मिलती है तो कुहासा उत्पन्न होता है, कोहरा उत्पन्न होता है, जहाँ पे मछलियों का भरमार होता है, प्लेटन की उपलब्धता हो जाती है यहाँ पे और मछलियों का भरमार होता है। और यहीं पे बड़े बड़े बैंक कह सकते हैं, मछली पकड़ने वाले बैंक विकसित हुए हैं जापान के तट के पास में। यहाँ पे जापान बहुत ज़्यादा मछली पकड़ता है। एक जलधारा आप देख रहे हैं सुशिमा जलधारा। सुशिमा जलधारा जापान सागर में बहता है, सॉरी दोस्तों, बहती है। और सुशिमा जलधारा जो है आप देख रहे हैं जापान सागर में, चाइना के पूर्व में और जापान के वेस्ट साइड में सक्रिय जापान सागर में ये बहती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कहीं भी पढ़ाने में अगर गड़बड़ी हो गई हो तो प्लीज़ आप उसे मेरा गलती समझ के माफ़ करिएगा और अगले वीडियो में मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। आप अपना राय ज़रूर कमेंट में दीजिए और बताइए कि आपने यहाँ गलत पढ़ाया है। आप इसे खुद पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर आपके पास किताब होगा तो आप खुद पढ़िए। अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे और किताब फिर उठाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इस पर विस्तृत चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ विस्तृत चर्चा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं विस्तृत चर्चा भी करूँगा। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।